हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं आजकल। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे प्लीज़ बताना, ताकि मुझे भी पता पड़े कि मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स चाहिए तो आप मुझे बताते रहते हो। आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि मुझे जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, क्वेश्चंस वाला पार्ट है, वो एक अलग से उसका वीडियो लेना चाहिए। तो मैं बिल्कुल लूँगी। एक बार हमारा जो सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद में हमें, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक हमें न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट ही कवर करने हैं। तो डोंट वरी, वो भी मैं बिल्कुल कराऊंगी। और अभी हम लोग बात करते हैं टॉपिक की। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के उससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था। फिर उसके न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो रोटेशनल मोशन है, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि डायनामिक्स पढ़ रहे थे, टॉर्क क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हमें ये इंडिविजुअल टर्म्स सारी पता पड़ गई। अब इनको कंबाइन करके हमको क्या फॉर्मूलाज निकालने हैं, कैसे रोटेशनल मोशन को स्टडी करना है, और थोड़ा हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बता देती हूँ, उसके ऊपर एक आधा न्यूमेरिकल कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो हमने वर्क डन, इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो वर्क डन था। हमने उसके अंदर वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था, जो था W इक्वल्स टू दैट इज़ वर्क डन। वो था F.dr। ये फॉर्मूला था हमारे पास, जहाँ पे ये है वर्क डन, टोटल वर्क डन, ये है कितना फोर्स लगा है, और उस फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। दिस dr कह दो, चाहे अगर आपको इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स में लेना है तो dx dy dz कुछ भी कह सकते हो। तो ये क्या था, हमारा डिस्प्लेसमेंट था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। हमने स्टार्टिंग से, जब से ये चैप्टर पढ़ा है ना, स्टार्ट किया है रोटेशनल मोशन वाला, रिजिड बॉडी डायनामिक्स वाला, तब से हम लोग ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसलेशन मोशन के अंदर और हमारा जो ये रोटेशनरी जो मोशन है, इनके अंदर एनालॉजी है। कैसे एनालॉजी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े। हमने चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी तो उसके अंदर मास होता है, इसके अंदर mi होता है। जिस टाइप से उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट x है तो यहाँ पे d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ पे वेलोसिटी v होती है, तो रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होता है, ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। अगर लीनियर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन a होता है, तो रोटेशनल मोशन के अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा, विच इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सारी चीज़ें हमारी लाइन टू लाइन चल रही थी, एनालॉगी थी ट्रांसलेशन मोशन के अंदर और रोटेशनल मोशन के अंदर। उसी एनालॉगी को यूज़ करके हमने ये जो वर्क डन निकाला है ना, वो किसके फॉर्म में निकाला है, ये निकाला हमने ट्रांसलेशन मोशन के लिए। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मोशन का मतलब एक सीधी लाइन में ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले कि अगर हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करें तो उसमें वर्क डन क्या होगा, बिकॉज जब हम लोग प्योर रोटेशनल मोशन की बात करेंगे ना, तो उसके अंदर हमको फोर्स नहीं गिवन होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन होगा, वो क्या गिवन होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर जो भी एंगुलर टर्म्स होती है ना उसकी टर्म में गिवन होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया हमारा वर्क डन, ये तो सेम ही रहने वाला है। अब आप देखो यहाँ पे फोर्स है, ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर फोर्स होता है, तो रोटेशनल मोशन के अंदर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, होता है टॉर्क। ये चीज़ हमने पढ़ी है। ये ट्रांसलेशन मोशन के लिए फोर्स है, तो ये रोटेशनल मोशन के लिए फोर्स है, तो ये होता है टॉर्क डॉट dr क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन किसके अंदर, ट्रांसलेशन मोशन के लिए। हमको चाहिए एंगुलर मोशन, या फिर मैं बोलूँ रोटेशनल मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो कितना होता है, d थीटा होता है ना हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये जाएगा टॉ डॉट d थीटा। और ये सिंपली इस तरीके से आपके पास आ जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला, किसके अंदर, रोटेशनल मोशन के अंदर। आपको कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल आपको जो टर्म्स होती है ना, जो स्टार्टिंग में हमने जब रोटेशनल मोशन का चैप्टर स्टार्ट किया था ना, स्टार्टिंग के जो कुछ एक दो वो देखो वीडियो, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के नाम से जो मैंने आपको वीडियोस बनाए, उसके अंदर मैंने आपको सारे बेसिक्स बताए। स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में ही आई थिंक मैंने आपको सारे बेसिक्स बताए। अगर वो आपको पता है ना, तो रोटेशनल मोशन के फॉर्मूलाज निकालना बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद में ये तो हो गया हमारा वर्क डन। उसी टाइप से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, तो हमको पता है इन जनरल हम लोग जब ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं, हमने इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं जिसके अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ½ mv²। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये वैलिड है, लेकिन ये वैलिड कब है, जब हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें। लेकिन अगर हम लोग रोलिंग मोशन की बात करेंगे, प्योर रोलिंग की बात करेंगे, तो उसमें ट्रांसलेशन तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में क्या आएगा, उसके साथ में आएगा रोटेशनल मोशन भी आएगा।
तो उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा ना वो अलग होगा, क्योंकि जब हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको मास और वेलोसिटी नहीं गिवन होगा, आपको जो गिवन होगा वो एम आई गिवन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, ये सारी टर्म्स गिवन होगी। तो उस टर्म को हमको कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, हम इसी को एक बार को ट्रांसफ़र करने की ट्राई करते हैं। तो देखो हमारे पास कोई भी एक हमने बोल दिया कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना वो किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं ओमेगा। अब यहाँ पे कोई ले लिया पार्टिकल m1 है, यहाँ पे ले लिया पार्टिकल m2 है, यहाँ पे ले लिया पार्टिकल m3, आपको जितने पार्टिकल्स लेने ले सकते हो जितना क्वेश्चन में गिवन है। ये डिस्टेंस अगर हम लोग इस पॉइंट के अक्रॉस बात करें ना जहाँ से हिंज्ड है, जब भी हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करेंगे ना तो किसी पॉइंट पे वो फिक्स्ड होगा, और वो पॉइंट कौन सा भी हो सकता है, वो हिंज्ड होता है वहाँ से। तो हमने मान लिया कि वो हमारा पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से हमको सारी कैलकुलेशन करनी है। रोटेशनल मोशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि इस पॉइंट के अक्रॉस, इस एक्सिस के अक्रॉस या तो पॉइंट गिवन होगा या एक्सिस गिवन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको सारी कैलकुलेशन करनी है। कुछ नहीं गिवन है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन अगर गिवन है ना तो हमें उसी पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा सिस्टम हिंज्ड है तो हमने ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से सारी डिस्टेंस निकालनी, इसके लिए r1 हो जाएगा, इसके लिए डिस्टेंस r2 हो जाएगी, इसके लिए डिस्टेंस r3 हो जाएगी, होगा। तो चलो ठीक है, अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी की तो ये क्या हो जाएगा, और वेलोसिटी टर्म में लेना तो फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है। तो अगर मैं इसी टर्म को एक पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करूँ, ये सिर्फ एक पार्टिकल की बात करें लेकिन मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिया है, तो उस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनके लिए होगा। या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, सिंपली मैं लिख सकती हूँ हाफ mi/vi स्क्वायर। mi/vi का मतलब आपको समेशन लगाना है, i = 1 to n ले सकते हैं। सारी चीज़ें हमने इंटीग्रेशन वाले पार्ट में पढ़ी है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये ऊपर वाली चीज़ में हटा लेती हूँ। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3v3 स्क्वायर प्लस जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसके लिए। अब आप देखो, हमने रोटेशनल मोशन का जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी वाला जो वीडियो था ना उसके अंदर हमने पढ़ी थी कि अगर हमें वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट करना है ना तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था v = r ओमेगा। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन काफ़ी काम आ जाता है न्यूमेरिकल्स के अंदर भी। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग वेलोसिटी को आर ओमेगा में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने की नीड क्यों पड़ी, बिकॉज अब हम लोग ट्रांसलेशन मोशन की बात नहीं कर रहे, रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। वहाँ पे वेलोसिटी की जगह हमें क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आप कर लो, ये हो जाएगा हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर होगा। उसी टाइप से आप इसको चेंज करो, ये हो जाएगा हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस इसी टाइप से हो जाएगा हाफ m3 r3 स्क्वायर एंड ओमेगा 3 स्क्वायर। आगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने, मैं एक बार को 3 ले रही हूँ, जितना मुझे स्पेस मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग में लिख रही हूँ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब आप इसके अंदर देखो, ये जो है ना m1 r1 स्क्वायर इंडिविजुअल हाफ m1 r1 स्क्वायर हाफ m2 r2 स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। हमारे पास क्या फॉर्मूला था, हाफ नहीं mi ri स्क्वायर यानी m1 r1 स्क्वायर। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा लास्ट चैप्टर ही था, लास्ट वीडियो ही था, उसके अंदर हमने पढ़ा था i = mi ri स्क्वायर। अगर पूरे सिस्टम की बात करूँ, अगर मुझे सिर्फ एक निकालना तो ये जाता था m1 r1 स्क्वायर था ये फॉर्मूला। तो हम लोग ये सब फॉर्मूले यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं हाफ i1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ i2 ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस हाफ i3 ओमेगा 3 स्क्वायर। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। और अगर हमने ये लिख दिया तो हमारी काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग समेशन टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये सिंपली हो जाएगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ये i कर दो यहाँ पे, जहाँ पे i की आप लिमिट लगा दो, i = 1 to n। तो ये हमारा जो जनरल फॉर्मूला है ना, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जनरल एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो ऐसा होता है कि अगर हमें किसी सिस्टम की, ये पूरे सिस्टम की बात कर रही हो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, एक सिंगल पार्टिकल की बात करूँ, या फिर जो जनरल फॉर्मूला होता है ना वो हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन इज व्हाट, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ये होता है हमारे पास जनरल फॉर्मूला। अगर मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करूँ और वहाँ पे बहुत सारे सिस्टम है तो सबके लिए वो क्या हो जाएगा,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग। अगर नंबर ऑफ बॉडी सिस्टम अलग अलग है, एक ही बॉडी है और एक ही एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं ना, जैसे कि मैंने ये बॉडी ले ली रिंग, अब इस डिस्क ले लिया, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं इस पॉइंट के अक्रॉस बात कर रही हूँ ना, तो कहीं से भी ले लो, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम ही होने वाला है। इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को कंसिडर नहीं करते, हम लोग यही फॉर्मूला लेके चलते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो डिस्क हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे ट्रायंगल हो, कोई भी हो, उसके लिए हमें आई निकाल सकते हैं। बस हमें पॉइंट गिवन होना चाहिए कि किसके अक्रॉस निकालना है। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है जो होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अगर इसी फॉर्मूले को मैं इतना कैलकुलेशन मुझे नहीं करना है कि मुझे इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, भाई क्या चीज़ है सारा, हमको सिंपल सी एनालॉजी हमने स्टार्टिंग से पढ़ी कि रोटेशन और ट्रांसलेशन मॉडल में एनालॉजी इजीली लग जाती है। तो अगर हमारा फॉर्मूला हाफ mv² है ना, तो देखो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जिस टाइप से ट्रांसलेशन मोशन के अंदर मास काम करता है ना, उसी टाइप से रोटेशनल मोशन के अंदर क्या काम करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi काम करता है। तो हम m की जगह क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। ये लीनियर वेलोसिटी है, तो अब हमारी क्या हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होता है ओमेगा। तो ये हो गया हमारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, इस टाइप से आपको ये करना है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, वर्क डन भी आ गए और काइनेटिक एनर्जी भी आ गया। और दोनों कौन से केस के लिए आया, दोनों केस आए रोटेशनल मोशन के लिए। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे हमारे जो दोनों फॉर्मूलाज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको भी पता पड़ेगा कि कैसे कहाँ यूज़ करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस है। आपको मैक्सिमम जो वीडियोज़ होंगे ना, वीडियोस बोल लो या फिर आपको आपकी जो शीट मिलती होगी कोचिंग की, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन हमारा है कि हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर लैमिना, स्क्वायर प्लेट है, कुछ भी बोल दो, ठीक है। एक स्क्वायर प्लेट है और इसका जो मास है ना वो हमको दे रखा है 2 kg, मास 2 kg दे रखा है। और दे रखा है इसकी जो एक साइड है ना ए, दिस साइड स्क्वायर है तो चाहे कोई सी भी साइड ले लो, सबके बराबर होगा। ये हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको टॉर्क भी गिवन है विच इज़ 0.1 न्यूटन मीटर। और अब हमें निकालना है कि ये जो स्क्वायर प्लेट है ना, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, लेकिन कितने टाइम बाद, 5 सेकेंड बाद। और ये 5 सेकेंड बाद काइनेटिक एनर्जी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये जो सिस्टम है ना, ये रोटेशनल मोशन के अंदर है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली एग्जाम्पल नहीं, हम लोग ये एक्सिस लेते हैं, इस एक्सिस के अक्रॉस ये क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, ऐसे रोटेशन कर रहा है। तो अब हमें इसकी अब ये रोटेशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा ना, जो स्टार्टिंग में होगी वही फाइनल में नहीं रहेगी, टाइम के साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है वो 5 सेकंड बाद निकाली, इनिशियली हमें नहीं निकालनी। 5 सेकंड के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हमें निकालनी है। चलो ठीक है, तो अब देखो अब इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगानी है वो आप देखो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रोटेशनल मोशन है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्या हमें क्वेश्चन में आई गिवन है, नहीं गिवन है। क्या हमें ओमेगा गिवन है, नहीं गिवन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की, कि हमें आई निकालना है, तो आई कैसे निकालेंगे। तो हमने स्क्वायर प्लेट के लिए पढ़ा है, लेकिन हमने स्क्वायर प्लेट के लिए क्या पढ़ा है, किसी पॉइंट के जो इसका सेंटर ऑफ मास है ना उसके अक्रॉस हमें पढ़ा है। बाकी हमें इस एक्सिस के लिए नहीं पता है कि कैसे निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास स्क्वायर प्लेट है, हम लोग इस एक्सिस के लिए निकालें, तो क्या इसको हम दो ट्रायंगल नहीं ले सकते कि ये हमारा ट्रायंगल नंबर 1 हो गया, ये हमारा ट्रायंगल नंबर 2 हो गया। अब ये एकदम बीच में से डायगोनली जा रहा है, तो अगर इसका टोटल मास 2 kg है ना, तो इसका मास कितना हो जाएगा 1 kg, और इसका भी कितना हो जाएगा 1 kg। तो हम लोग किसी एक पार्ट को बना देते हैं, ये हो गया। मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ ना, और ये हमारा ट्रायंगल बन गया। और हमें इस एक्सिस के लिए इस एक्सिस के अक्रॉस एम आई निकालना है। तो हमने ये क्वेश्चन में पढ़ा, ये हमने पिछली बार पढ़ा है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि जब हम लोग ट्रायंगल का बेस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ना, वो कितना आता है, वो होता है I = mh²/6। और h क्या होती है, ये हाइट, बेस से लेके इसका जो ये वर्टेक्स से जो पॉइंट है यहाँ तक की हाइट होती है h। तो इसके लिए हमें पता है। तो अगर मैं पूरे के लिए बात करूँ, इसके भी बेस के अक्रॉस निकालना है, इसका वाला भी बेस के अक्रॉस निकालना है, तो डबल हो जाएगा mi। अगर ये सिंगल के लिए आए हो तो, अगर पूरे सिस्टम के लिए नहीं, पूरे स्क्वायर प्लेट के लिए निकालो तो क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास मास है 6 तो कांस्टेंट है। अब हमें ये हाइट निकालनी है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो आप देखो ये कितना है
10 सेंटीमीटर है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है। या फिर आप इसको कैसे निकाल सकते हो, आप सबसे पहले ना इसकी हाइट निकाल दो। इसकी अगर मैं इसकी जो लेंथ निकालूँ तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको ट्रायंगल मान रही हूँ, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√2 होगा। अब देखो ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तो आप कर ही लोगे। अगर मैं इसको बोल देती हूँ AB, तो हमारे पास AB कितना आ गया 10√2 सेंटीमीटर में गिवन है, हाँ तो सेंटीमीटर लिख देते हैं कि इसकी लेंथ हमारे पास आ गई। अब अगर मैं इसकी बात करूँ या इसकी बात करूँ, दोनों सेम ही होने वाले हैं, बिकॉज ये क्या है स्क्वायर प्लेट है, और ये वाली डिस्टेंस इसकी हाफ ही तो होगी ना। अगर मैं इसको नहीं लेके ये ले लेती हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा 10√2। तो ये वाली डिस्टेंस, ये जो मैं h निकालनी है वो क्या हो जाएगा, h = 10√2 डिवाइड बाई 2, या फिर हम इसको बोलेंगे 10/√2 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास क्या, हाइट। चलो हमारे पास हाइट आ गई, तो अब हमें I निकालना है। तो I कितना हो जाएगा m, मास कितना 1 kg, सिर्फ ऊपर वाले एक ट्रायंगल की बात करें 1 मल्टीप्लाई बाय h² यानी 10 × 10 डिवाइड बाई 2 × 10⁴ 10⁴ इसलिए बिकॉज इस 10 की पावर क्या है, सॉरी ये क्या है सेंटीमीटर में, हमको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे सिंपल लिखो ना 10/100 10/100, तो 100 × 100 10⁴ हो जाएगा। चलो ठीक है, और डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये तो हो गया I। अगर मैं पूरे सिस्टम के लिए बात करूँ तो कितना हो जाएगा 2I, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 100 डिवाइडेड बाई 12 × 10⁴ यही हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 1/6 और 2 0 से 2 600। तो हमारे पास इस पूरे सिस्टम के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो निकल चुका। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, हाफ I⍵²। यहाँ पे हमारा I निकल चुका है, और I कितना आया है, I आया हमारा 1/600। ठीक है, ये आ गया। अगर इसका आपको वो निकालना है, क्या कहते हैं, इसका अगर यूनिट लिखना है तो ये हो जाएगा kg × मीटर²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो अब इन सब चीज़ को हम लोग हटा देते हैं। अब हमें चाहिए ओमेगा, कि ओमेगा कैसे निकल सकता है। तो आप देखो, अब आपको ऐसा रिलेशन चाहिए कि आपके पास जो चीज़ गिवन है, जो डेटाज गिवन है वो भी हो, उसके साथ में ओमेगा भी निकल जाए। तो एक फॉर्मूला हमारे पास है जो हमने पढ़ा है, टाउ = I⍵। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे देखो, टाउ की वैल्यू आपके पास है, I की वैल्यू आपके पास है, तो ओमेगा की वैल्यू तो निकल जाएगी ना। तो ये कितना, सॉरी टाउ = I⍵ होता है, टाउ = I⍵। तो अब आप देखो, टाउ की वैल्यू गिवन है, I गिवन है, अल्फा आप निकालोगे। एक बार अल्फा निकालते फिर आगे क्या बात देखेंगे। तो टाउ की वैल्यू कितनी है 0.1, I की वैल्यू कितनी है 1/600 अल्फा। तो अल्फा = कितना हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 60 रेडियन/मीटर², जो इसकी यूनिट होती है। ठीक है, सेकंड², सॉरी। तो ये हमारे पास निकल गया अल्फा। चलो ठीक है, अल्फा निकल गया। अब निकालना ओमेगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना 4 से 5 फॉर्मूले लग रहे हैं, जिससे आपसे 4 से 5 कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन करना थोड़ा मुझे सही लगता है कि आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 फॉर्मूला यूज हो जाए। चलो ठीक है, अल्फा निकल गया। अब आप देखो, अब आपको ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें अल्फा हो, जिसमें ओमेगा हो, और जिसमें टाइम भी हो, बिकॉज आपको t = 5 सेकेंड के लिए निकालना है, तो टाइम भी हो। तो अब आप रिलेट करो न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने रोटेशनल मोशन के लिए लिखी थी। तो उसके अंदर देखो, उसके अंदर ये तीनों चीज़ हमें चाहिए। तो हम लोग कौन सा लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं, अगर हम लोग को ये रिलेशन निकालना है तो न्यूटन की जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, जो रोटेशनल मोशन के लिए, उसके अंदर ये तीनों की तीनों पैरामीटर्स आते हैं। तो इक्वेशन क्या बोलती है, वो बोलती है ओमेगा = ω0 + α t। ये होता है, यही होता है ना, v = u + at होता है। v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, सेम चीज़ है। अब क्वेश्चन के अंदर हमको कहीं पे भी इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी नहीं गिवन है, तो हम लोग इसको ले लेंगे 0। तो जाएगा ओमेगा = α t, और फिर ओमेगा की वैल्यू जाएगी अल्फा × t, यानी 60 × 5 विच इज़ 300। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू भी आ गई, विच इज़ ओमेगा = 300। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ है। अब हमारा जो फाइनल हमको जो क्वेश्चन में पूछा है ना, हमको सिर्फ सिंपली उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी = हाफ I की वैल्यू कितनी है 1/600, ω² यानी 300 मल्टीप्लाई बाय 300² है, तो ये हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 900 डिवाइडेड बाई 12।
यही हो रहा है 12 एंड आई ओमेगा स्क्वायर। ओके 20 से 20 कंसिडर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। तो हमारे पास जो आ रहा है वो रिजल्ट कितना आ रहा है 75 आ रहा है। एक बार फिर से कैलकुलेट कर रही हूँ, यही हो रहा है ना, हाँ 75। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। देखो ये न्यूमेरिकल ना काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए था, और काफ़ी वीडियोस में या फिर जब भी हम लोग इस टॉपिक की बात करेंगे ना, तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो देखने को मिलता है। द रीज़न इज़ कि इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको 4 से 5 फॉर्मूले या फिर रोटेशनल मोशन के अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का हो गया, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है रोटेशनल मोशन के लिए वो भी है, इसके अलावा टॉ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा जो हमारा टॉर्क का रिलेशन है वो भी है। तो सारे के सारे फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि हमको सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आए, हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी हो जाए। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल करना है। अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल तो क्या करवाऊँ, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है पार्ट, लेकिन फिर भी मैं न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट अलग से अपलोड करूँगी। तो डोंट वरी, जो भी पिछले साल के पेपर्स में क्वेश्चन आ रखे उसके अलावा मैं खुद की साइड से भी कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। तो आप लोग ऐसे सोचो मत क्या न्यूमेरिकल रह गया, नहीं, न्यूमेरिकल बिल्कुल होगा। चलो ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ना, वो आता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। द रीज़न इज़, मैंने आपको हमेशा से बताया है, इस वीडियो में भी मैं 4 से 5 बार बोल चुकी हूँ कि इट्स कंप्लीट एनालॉजी। जो आप ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ते हो ना, उसी को आपको रोटेशनल मोशन में रिलेट करना है। अगर आपको उसकी थियरी समझ में आ गई ना, तो इसकी थियरी समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब मैंने पहले चैप्टर में जब मैंने मोमेंटम वाला पार्ट पढ़ाया था, जब हम लोग न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, सेकंड इक्वेशन में मैंने मोमेंटम पर कंप्लीट वीडियो बनाया, तो उसको आप देखना, आपको मोमेंटम के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। जब आपको मोमेंटम के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, तो एंगुलर मोमेंटम को समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं बात करूँ उसके फॉर्मूला की, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। सब वेक्टर है तो ये हो जाएगा। दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये तो चलो आप लोग 11th क्लास की बात करो, अगर मैं फ्यूचर क्लासेस की बात करो, अगर आप IIT वगैरह में जाते हो तो उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है कि उसके सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट होते हैं नहीं। लेकिन अगर आप BSc MSc ऑप्ट करते हो ना, और जब आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, तो उसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बेसिस पे आधी से ज़्यादा क्वांटम मैकेनिक होती है। ठीक है, चलो वो तो फ्यूचर की बात है, आप लेते हो नहीं लेते हो, लेकिन दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ये जो होता है वो है एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है, दिस इज, आप इसको रेडियस ले लो, डिस्टेंस ले लो, रेडियल वेक्टर ले लो, रेडियल वेक्टर हम लोग बोल देते हैं, डिस्टेंस वेक्टर, रेडियल वेक्टर, और ये है हमारा मोमेंटम। लेकिन कौन सा मोमेंटम, ये हमारा है जब हम लोग ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं ना, वो वाला मोमेंटम, वेयर P इज व्हाट, P इज mv। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ना, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो ये वाला मोमेंटम इस फॉर्मूले में यूज होता है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर और आगे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो R इक्वल्स टू आर क्रॉस mv लिख सकते हैं, या फिर mr क्रॉस v वेक्टर। आप कैसे भी लिख दो, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। अब इसके अंदर इस फॉर्मूले को आगे कैसे थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कर सकते हैं वो लोग हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किस टाइप से आपको करने। देखो थियरी में बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आप बोलोगे कि इसका डेरिवेशन कराओ कहाँ से, ये कहीं पे भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं बता देती हूँ। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था W इक्वल्स टू, ये मुझे अचानक से याद आ गया, मुझे पहले करवाना चाहिए लेकिन मुझे याद आ गया तो मैं करवा देती हूँ। W इक्वल्स टू हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, हमने पढ़ा था फॉर्मूला। अब मैं इसको लिख सकती हूँ W इक्वल्स टू टाउ। टाउ तो चलो ठीक है, टाउ लिख दिया। टाउ को मैं लिख सकती हूँ I अल्फा, लिख सकती हूँ ना, I अल्फा डी थीटा लिख सकती हूँ। अब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू I अल्फा। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकती हूँ, dW अपॉन dt मल्टीप्लाई बाय डी थीटा लिख सकती हूँ ना। एक्सेलरेशन को मैंने लिखा है एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में। चलो ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा I।
अब आप देखो ये जो टर्म है ना, ये मिलके क्या बना रही है, हमको पता है ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा डी ओमेगा, हो सकता है। चलो ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला बनता है आई इज कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट रहता है ना, अगर किसी एक एक्सिस के लिए ही बात करें तो ये बाहर कितना जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा होगा। अब देखो आप यहाँ पे डी ओमेगा लगा, इसका मतलब हमें ओमेगा की लिमिट लगानी पड़ेगी। ओमेगा की लिमिट अभी हमें नहीं पता, तो हम लोग लिख देते हैं फाइनल टू इनिशियल, लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें, इसको हटा देती हूँ, अगर आप लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू आई, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा की लिमिट फाइनल से लेके इनिशियल तक, तो ये हो जाएगा W। ये वर्क डन है और ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, दिख रहा है सेम है लेकिन दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा अलग है, आई, और ये हो जाएगा, सॉरी लिमिट उल्टी लगा दी, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है। ओमेगा एफ स्क्वायर 2 भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा आई स्क्वायर, हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि W इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। और ये टर्म हमने अभी अभी पढ़ी है, ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमने पढ़ा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं W वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी व्हाट, फाइनल, फाइनल W एफ है फाइनल, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकती हूँ, और ये हो जाएगा W इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये समझ में आया ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर आपको ये फॉर्मूला पता है जो हमने पढ़ा था, इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी करे थे, कि टोटल वर्क डन इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज़ ऑलवेज वैलिड, ये हमेशा वैलिड रहता है। वो हमने ट्रांसलेशन मोशन के अंदर भी पढ़ लिया, उसको हमने रोटेशनल मोशन के अंदर भी प्रूव कर दिया कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप इस टाइप से ये फॉर्मूले को यहाँ पे रोटेशनल मोशन के अंदर भी प्रूव कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए करा है कि ये फॉर्मूला हमने जब पढ़ा था ना, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम, तब हमने पढ़ा था कि ये हमेशा वैलिड होती है, तो ये रोटेशनल मोशन के अंदर भी वैलिड है, वो हम लोग यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, मे बी आपका जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं उनके ये क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी के अंदर। अभी हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। तो देखो एंगुलर मोमेंटम समझने के लिए ये एग्जैक्टली कुछ ऐसा का ऐसा न्यूमेरिकल इसी टाइप का एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं जब हमने टॉर्क की बात करी थी। जब हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला था ना R क्रॉस F, तब हमसे उसने सेम एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा करा लेती हूँ, बस टर्म्स चेंज है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। तो ये हमारी हो गई एक एक्सिस, इसको x ले लो, इसको y ले लो, और हमने देखा कि यहाँ पे हमारा कोई पार्टिकल है जो रोटेशनल मोशन पे है, तो यहाँ से जो पार्टिकल की डिस्टेंस उठ जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, r वेक्टर, और इसकी वेलोसिटी, लेट्स से इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे है, इट्स नॉट स्ट्रेट, इट्स लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा पार्टिकल मास m है और ये इसकी वेलोसिटी है v, और ये हमने ले लिया कि अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाए ना तो ये एंगल हमारा कितना है, एंगल थीटा। तो अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के अक्रॉस हमको जब भी जब भी हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट, कुछ ना कुछ एक्सिस हमको लेनी ही पड़ेगी जिसके अक्रॉस हम लोग पैरामीटर्स हमारे जो भी पूछा है निकालने को वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है ओ के अक्रॉस निकालना है, इस ओ पॉइंट के अक्रॉस निकालना है। तो देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है आर क्रॉस पी, या फिर लिख दो एम वी आर, मैं इन जनरल टर्म में इसको लिख देती हूँ एम वी आर साइन थीटा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो ये एम वी आर साइन थीटा होता है। तो मैं आपको इसी चीज़ को एक्सप्लेन कराना चाहती हूँ कि ये साइन थीटा टर्म क्यों आ रही है, हमने सेम चीज़ उसमें भी पढ़ी थी। तो अभी आप देखो यहाँ पे क्या होगा ना, हम लोग क्या करते थे, ये हमारा आर हो गया, ये वी हो गया। अगर मैं बोलूँ कि आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो इसका एंगल ये काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा, बिकॉज हमने जब वेक्टर का चैप्टर पढ़ा था ना, तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कभी निकाला जाता है जब उनकी टेल से टेल ऐड की हुई हो या फिर हेड टू हेड ऐड की हुई। यहाँ पे इसका क्या है,
हेड है और इसका टेल है, तो ये एंगल नहीं निकल सकता। अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो ये आर वेक्टर हो जाएगा। अब दोनों की टेल कनेक्टेड है तब इनके बीच का एंगल थीटा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब वेक्टर आर यानी रेडियल वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे ना तो एंगुलर मोमेंटम के अंदर हमको एल और वेलोसिटी रेडियल वेक्टर आर और वेलोसिटी के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। हमको ये डिस्टेंस नहीं चाहिए कि हमने ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो हमने ये सिर्फ आर ले ली, नहीं, हमें इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि ये वेक्टर आर है, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, हम लोग कर लेते हैं इसको ऐसे, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं आर के कंपोनेंट्स की बात करूँ तो आर के दो कंपोनेंट बनेगा, ये कंपोनेंट बनेगा कितना, आर कॉस थीटा, थीटा की डायरेक्शन में ना, तो थीटा की डायरेक्शन में कितना बनेगा, आर कॉस थीटा। और ये जो है ना, ये वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा होगा। और हमें यही साइन थीटा चाहिए। जब भी हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे ना तो हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, या तो आप आर का ले लो चाहे आप वेलोसिटी का ले लो। तो यहाँ पे आप देखो वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसे है और आर का जो हम लोग कंपोनेंट ले रहे हैं ना वो ऐसे, तो इसका मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, आर साइन थीटा। इसी वजह से हमारा फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू एम वी आर साइन थीटा, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं एम वी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको हम लोग जरूरी नहीं है रेडियल वेक्टर में लेना, आप वेलोसिटी के केस में भी लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो एम आर वी परपेंडिकुलर। कैसे, देखो अगर मैं इसी में आपको समझाने की ट्राई करूँ तो आप देखो, ये वेलोसिटी है, ये हो जाएगा वी कॉस थीटा, ये वी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा वी साइन थीटा। तो अगर आप आर के कंपोनेंट नहीं लेते हो तो आप देखो ये आर है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो यही होगा ना, ये तो इसकी डायरेक्शन में है, जो इसकी डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है वो तो जीरो हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही है वी साइन थीटा, तो चाहे आप आर साइन थीटा लो चाहे वी साइन थीटा लो, जो चीज़ मैटर करती है वो दोनों में से एक का क्या करती है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। पर ये यूज़ करना थोड़ा इजी होता है, सॉल्व करने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन कम होती है, इसकी वजह से हम लोग इसको ज़्यादा वैलिड मानते हैं। तो इसमें सिंपल सा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आपको एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन पूछे ना तो आपको ये चीज़ देखनी है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो रेडियल वेक्टर का कंपोनेंट होगा ना, सिर्फ हमें वही लेना है, ठीक है। उसके पैरेलल वाला कंपोनेंट जीरो हो जाता है, उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमें लेना है। चलो ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पहले आया करते थे, तो अच्छा है समझने के लिए, तो हम लोग पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, सर्कुलर मोशन की, ठीक है। थोड़ा सर्कल टेढ़ा बन गया, ये हमारा सर्कल है, ये कुछ पॉइंट ये है, यहाँ पे हमारा ले लिया मास m, कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे भी ले लो मास m, मास m, मास m, एक ही मास है लेकिन वो सर्कुलर मोशन है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस जो है ना इसकी वो चेंज होती रहेगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, यहाँ पे बात करूँ तो वेलोसिटी ऐसे होगी, यहाँ पे बात करूँ तो वेलोसिटी ऐसे होगी, यहाँ पे बात करूँ तो वेलोसिटी v होगी। ये हमने सर्कुलर मोशन के लिए पढ़ा है, हमने जो स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन है ना, वर्टिकल सर्कल ले लो चाहे हॉरिजॉन्टल सर्कल ले लो, दोनों ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया। अब हमें इस पॉइंट के अक्रॉस अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो वो क्या होगा, क्वेश्चन में हमको ये भी पूछा होगा कि मैग्नीट्यूड कितना है, और डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं। डायरेक्शन भी हमने बताया था कि कैसे निकालनी है, अभी एक बार और बता देंगे। तो आप देखो अगर मैं बात करूँ, ये हमारा सर्कल है, तो ये जो है ना वो तो क्या है, वो तो रेडियस होगी, और सर्कल है तो सबके लिए सेम ही होगी, इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा। अगर मैं इस पॉइंट के अक्रॉस क्या निकाल रही हूँ, एंगुलर मोमेंटम निकाल रही हूँ, वो क्या बोलता है, मास, फिर बोलता है वेलोसिटी v गिवन है, फिर बोलता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, r का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। आप देखो ये वेलोसिटी है और ये r है, तो ये r खुद ही तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, बिकॉज इनके बीच का एंगल देखो कितना बन रहा है, 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो r परपेंडिकुलर ये जो होता है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, mv r, ये होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम। वो चाहे किस भी जगह हो, हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब इस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, चाहे आप यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, ये क्या रहने वाला है, mv r ही रहने वाला है। अब बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो हमने जब टॉर्क वाला पढ़ा था ना, तब भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि डायरेक्शन कैसे लेनी है, जैसे उसमें था r क्रॉस f, तो हमें r से f की तरफ जाना है। उसी टाइप से यहाँ पे क्या है, r क्रॉस v, तो हमें r से v की तरफ जाना है। ये r है, ठीक है, ये v है, तो हमें ऐसे जाना है।
तो ये ऐसे अंदर की साइड हो रहा है ऐसे। यहाँ पे भी आप लोग चेक कर लो, ये R है और V है, तो यहाँ पे भी R से V की साइड ऐसे अंदर की साइड, मतलब आप चारों में चेक करोगे ना तो डायरेक्शन भी सेम ही आ रही है अंदर की साइड। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड B कांस्टेंट है एंड डायरेक्शन B कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का केस पूछे ना आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल वाला केस कि उसके अंदर और यही केस हो, तो उसके अंदर आपको ये ऑप्शन पूछ सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट, या फिर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम रही है। 4 ऑप्शन आएंगे अलग अलग। तो इस वाले केस में दोनों ही मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और डायरेक्शन कैसे लेनी है मैंने डिटेल बताया है टॉर्क के अंदर कि आपको अगर आपको स्क्रू वाला लेना है तो वो ले लो, राइट हैंड ही यूज़ करना है इसके अंदर, R से V की तरफ जाना है, उसमें R से F की तरफ जाना है, सब डिटेल में बताया। तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो चेक करना, बिकॉज सेम चीज़ बार बार और सेम है, उसमें कोई भी चेंज भी नहीं है। तो अब एक बार प्लीज़ जाके उस वीडियो को चेक करना। तो चलो ठीक है, एक ये केस हो गया। और एक केस हम लोग लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल के सेंटर से देखो ये ना टेंजेंशियली नहीं निकल रही है, ये बीच में से निकल रही है, बिकॉज इसको मैं 2D है तो थोड़ा सा एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है, पर ये ऐसा है जैसे ये सर्कल है और इसके बीच से एक्सिस निकल रही है, जैसे ये है एक्सिस है और इसके चारों तरफ क्या है, सर्कल है, उस टाइप का केस है। और यहाँ पे कोई पॉइंट P है। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। पहले हम लोग इस पॉइंट के अक्रॉस निकाल रहे थे, अब किसके लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मास M है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी रेडियस R, और ये डिस्टेंस जो है ना वो क्या हो जाएगी, स्मॉल r। और वेलोसिटी की बात करो तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये इसकी वेलोसिटी है। तो यहाँ पे भी आप देखो, अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mv r परपेंडिकुलर। अब हमारा r क्या है, ये वाली डिस्टेंस हमें लेनी है, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लेकिन ये खुद ही परपेंडिकुलर। इसका केस कैसा है, देखो ये ऐसे इसकी डायरेक्शन है और जो ये रेडियल वेक्टर आ रहा है ना वो ऐसे आ रहा है। आप खुद इसको इमेजिन करो, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, सभी के सभी केसेस में क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही होने वाला है। ये कुछ ऐसे आ रहा है तो ये परपेंडिकुलर है। अभी चाहे ऐसे होगा तो भी परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, m की बात करूँ, तो उसके लिए r ये होगा और इसकी वेलोसिटी ये होगा। तो यहाँ पे क्या केस होगा, ये वाला केस। ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है और ये क्या है, रेडियल वेक्टर। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये रेडियल वेक्टर है और ये वेलोसिटी, ये भी परपेंडिकुलर है। और किसी पॉइंट का लेना, अगर हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे तो भी सेम होगा, इधर r आ जाएगा और ऐसे वेलोसिटी, देखो ऐसे r आ रहा है, ऐसे r आ रहा है टेढ़ा, और ऐसे वेलोसिटी है, ऐसे ऐसे। तो ये तो बीच के अंदर एंगल क्या हुआ, परपेंडिकुलर 90 डिग्री हुआ ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, L = mv/r। ये जो r है ना ये हमेशा वेलोसिटी से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यही परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, कोई थीटा वीटा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन देखो, R से V की तरफ, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन आएगी कुछ ऐसे बाहर की तरफ। यहाँ पे ले लो तो इसकी डायरेक्शन आएगी कुछ ऐसे, इधर आएगी ऐसे, इधर आएगी ऐसे। तो यहाँ पे आप देखो कि सभी के सभी केसेस में डायरेक्शन क्या आ रही है, अलग अलग आ रहा है। तो अगर हम लोग इस केस की बात करें ना तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, सभी के सभी केसेस में क्या होने वाला है, mvr हो रहा है। लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस टाइप से हमें ये दो जो केसेस है ना वो ध्यान में होने चाहिए, ताकि हमको ईजी रहने का, ये समझाने का तरीका है। चलो ठीक है, अभी हम लोग एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको डायरेक्शन वाला और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ। कुछ इस टाइप से ये होता है ना, ये केसेस हमने टेंशन वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था कि एक हिंज्ड है, एक पॉइंट थे, फिर यहाँ पे एक लेंथ है, सॉरी एक स्ट्रिंग है, उसे एक मास कनेक्ट किया, वो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं इस केस में। ये इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। लेट्स से ये इसका एक्सिस है, दिस एंगल इज़ व्हाट, थीटा, ठीक है। थीटा एंगल पे इसकी वेलोसिटी काम कर रही है। ओके, ये पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, O डैश हो गया। अब हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम O के रेस्पेक्ट में, O डैश के रेस्पेक्ट में, और एक्सिस भी ले लेते हैं O डैश के रेस्पेक्ट में। तो इन तीनों ही केस में हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ हम लोग ले लेते हैं स्मॉल l।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं LO यानी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो आप देखो ये केस तो एग्जैक्टली वही केस हुआ जो अभी हमने पढ़ा था कि किसी पॉइंट P लिया था, वहाँ पे सेम केस हुआ था। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आया था, MVR आया था, बिकॉज वहाँ पे रेडियल डिस्टेंस क्या थी, R थी। यहाँ पे क्या L है, तो ये हो जाएगा MVL। ऐसे होगा ना, ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली सही दिख रहा है, ये वेलोसिटी V, ये L, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर वेलोसिटी और जो रेडियस वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हमें कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, MVL हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं LO डैश, यानी इस पॉइंट के लिए हमें निकालनी है। तो आप देखो इस पॉइंट के लिए निकालनी है, तो अबे हमें ये जो है ना इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट्स निकाल देते हैं, बात की बात बाद में। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, थीटा एंगल, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा L cos थीटा और L cos थीटा, ये हो जाएगा L sin थीटा। अगर मैं वेलोसिटी कंपोनेंट की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V cos थीटा और ये कितना हो जाएगा V sin थीटा। हमने सारे के सारे कंपोनेंट्स निकाल दिए हैं, निकाल दिया। अब ये वाली चीज़ को हम लोग हटा देते हैं एक बार को। अब आप देखोगे अब क्या करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हमारे पास सारे कंपोनेंट्स आ गए, ये एक्सिस है तो इसका मतलब इस एक्सिस के ये हमारी डिस्टेंस हो गई, इसके हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जब मैंने टॉर्क वाला चैप्टर भी पढ़ाया था तब मैंने पढ़ाया था कि अगर हम लोग किसी भी पॉइंट या किसी भी एक्सिस की बात करें और उसी एक्सिस से या फिर उसी पॉइंट से वेलोसिटी का जो निकल रहा होता है ना कंपोनेंट, तो उसके कंपोनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। और आप यहाँ पे देखो V cos थीटा इसी पॉइंट से ही निकल रहा है, जो L sin थीटा है ना वो तो ये डिस्टेंस है, लेकिन V cos थीटा वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है और ये इसी पॉइंट से निकल रहा है। इसका मतलब V cos थीटा तो क्या हो जाएगा 0। अब आप देखो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी L sin थीटा होगी। तो हम लोग लिख देते हैं ML sin थीटा। और वेलोसिटी का भी अब हमें देखो, अगर मैं ये वेलोसिटी सिर्फ V ले लेती हूँ तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसके लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, डायरेक्टली हमें कुछ नहीं मिल रहा है। देखो मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज होने लग रही हूँ, मैं फिर से एक बार अच्छे से समझाती हूँ आपको। अब सारी चीज़ें भूल जाओ, हम लोग लिखते हैं V sin थीटा और ये हम लोग लिख लेते हैं V cos थीटा एंड L sin थीटा, L sin थीटा। और ये हमारा पॉइंट हो गया O डैश, इसके लिए हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए कि वेलोसिटी और रेडियल वेक्टर एक दूसरे के कंपोनेंट होने चाहिए। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें, ये क्या है वेलोसिटी, और इस पॉइंट की बात करें तो ये चीज़ तो क्लियर है कि रेडियल जो वेक्टर आएगा ना वो तो कितना आएगा L sin थीटा आएगा। यहाँ पे L नहीं आएगा बिकॉज हमें ये पॉइंट को कनेक्ट करना है, इसके अक्रॉस हम लोग निकाल रहे हैं, इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस नहीं ले सकते, हमको इसका ऐसा कंपोनेंट लेना है जो उस पॉइंट के परपेंडिकुलर है या फिर उस पॉइंट के पास है। तो ये देखो L sin थीटा इस पॉइंट के डिस्टेंस को, रेडियल वेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमने L sin थीटा लिख लिया। अब हमें ये चेक करना है क्या वेलोसिटी और हमारा रेडियल वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये L sin थीटा होगी, ये वेलोसिटी, क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नहीं है। ये एंगल जब था ना, ये कितना एंगल है, थीटा, ये थीटा एंगल पे, तो इसका मतलब वेलोसिटी का सिर्फ हम लोग V नहीं लिख सकते बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब आप देखो कि इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, दो कंपोनेंट है, एक तो V cos थीटा ही है, क्या ये L sin थीटा के परपेंडिकुलर नहीं, ये तो एक दोनों के क्या है पैरेलल है, तो ये कंपोनेंट तो नहीं आएगा। और V sin थीटा चेक करो दूसरा कंपोनेंट, क्या ये L sin थीटा के परपेंडिकुलर है, हाँ ये L sin थीटा के परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना, ऐसा केस बन रहा है। ये हो जाएगा V sin थीटा और ये हो जाएगा L sin थीटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आएगा V sin थीटा, और ये होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम। एक बार अच्छे से, बहुत अच्छे से सोचना इस चीज़ को, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करते हैं। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, मुझे खुद को नहीं चाहिए कि थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो। देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं इस पॉइंट O डैश के लिए, O डैश के लिए निकाल रहे हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो देखनी है कि हमारा जो रेडियल कंपोनेंट होगा जिस पॉइंट के लिए हम निकाल रहे हैं वो, और वहाँ का जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग L डिस्टेंस नहीं ले सकते बिकॉज ये O से निकल रही है, हमें O डैश के लिए चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसका भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इसके दो कंपोनेंट बनते हैं,
एक एल कॉस थीटा और एक एल साइन थीटा। एल साइन थीटा एग्जैक्टली इसकी डिस्टेंस को भी बता रहा है। ये हमारा मास हो गया, इस ओ पॉइंट के लिए ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं कि एल साइन थीटा हमारा रेडियल कंपोनेंट हो गया। तो हमने एल साइन थीटा ले लिया। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी से लिए चेक करना है कि ऐसा कंपोनेंट जिस एल साइन थीटा के परपेंडिकुलर हो। वी कॉस थीटा तो नहीं हो सकता, वो तो खुद इस पॉइंट से ही निकल रहा है, तो वो तो जीरो हो जाएगा। तो दूसरा क्या बचता है, वी साइन थीटा। हाँ, ये इसके परपेंडिकुलर है और उस पॉइंट से भी नहीं निकल रहा है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, वी साइन थीटा। तो इस टाइप से आपका हो जाएगा। अब तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है कि अगर आपको प्रॉपर एक्सिस या प्रॉपर पॉइंट का दे रखा होगा तो उसके लिए वैल्यूज चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमने एक के लिए निकाल दिया तो सबके लिए वही वैलिड होगा, वो कुछ पर्टिकुलर केसेस में वैलिड होता है, बाकी वैलिड नहीं होता है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। अभी हम लोग एक आधा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। हमारे पास क्वेश्चन बोलता है कि किसी पार्टिकल को किसी पॉइंट से प्रोजेक्ट करा जाता है वेलोसिटी v से, और वो एंगल कितना है, 45 डिग्री। अब आपको पता है कि जब हमने ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से फेंका, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से किसी पार्टिकल को अगर हम लोग किसी एंगल पे फेंकेंगे तो वो क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो इसका मतलब इसकी पाथ कुछ कैसा होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और ये जो होगी ये हमारी वेलोसिटी v है। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि जब ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाए ना, तो उस पॉइंट पे इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। इसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ होती है, यहाँ होती है। तो इस पॉइंट पे, इसको ले लेते हैं पॉइंट P, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है कि कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपका एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट तो होगा ही होगा, उसके साथ में आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका भी रिविजन हो जाएगा कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं है। चलो ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे वेलोसिटी है, किसी एंगल 45 डिग्री से फेंका है, तो हमें इस पॉइंट की बात करें ना, तो हम लोग इसी पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है P। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होता है x डायरेक्शन में ये वाला और एक y, ये vy और vx। और हमें पता है कि जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है ना, तो वहाँ पे उसका वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पढ़ा है। तो vy कितना हो गया, जीरो हो गया। चलो vy जीरो हो गया। और vx यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो थ्रू आउट द पाथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये सारी चीज़ें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ी है। तो ये कितना होगा, v cos 45 डिग्री, यानी v cos 45 यानी 1/√2, तो ये हो जाएगा v/√2। तो ये यहाँ पे हमको वेलोसिटी पता है। तो हमारे पास केस क्या आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी ये हो जाएगी वेलोसिटी v विच इज़ वेलोसिटी v डैश विच इज़ v/√2, ये हमें पता है। और हमारा क्वेश्चन है कुछ ऐसा, यहाँ पे पार्टिकल है, ये वाला हम लोग केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पार्टिकल m है और ये हमारा रेडियल वेक्टर r है। ये एंगल कितना है, थीटा विच इज़ 45 डिग्री। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो देखो हम लोग ये डिस्टेंस r नहीं ले सकते, बिकॉज हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी क्या वेलोसिटी और रेडियल वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है। हमें वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी का कंपोनेंट पता है, और इनके बीच का एंगल क्या ये 90 डिग्री है, नहीं। तो इसका मतलब हम लोग सिर्फ r नहीं ले सकते, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट तो हो जाएगा r cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा r sin थीटा। तो हमें ये जो r sin थीटा है ना, ये चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करें ना, तो हो जाएगा m v/√2 एंड r sin थीटा होगा। कि बिकॉज वेलोसिटी का जिस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं ना, उसको आप आगे बढ़ा दो और वहाँ से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी ना, वो आपको चाहिए होती है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें r sin थीटा चाहिए। अब r sin थीटा कैसे निकलेगा, और थीटा भी अलग होगा। ये वाला थीटा, ओहो सॉरी मैंने गलत बताया, ये वाला थीटा 45 डिग्री नहीं होगा। जब फेंका है ना तब 45, जब वो इस पे पहुंच जाएगा ना, इस एंगल पे, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू भी नहीं पता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको लगाना है प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट, कि जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पे हो ना, h मैक्सिमम, तो उसका फॉर्मूला में डायरेक्टली पता है विच इज़ v² sin² थीटा अपॉन 2g, यानी sin थीटा कितना है 45, और इसमें एंगल यही होता है 45 वाला। तो ये कितना हो जाएगा, v² अपॉन 4g हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर देना होगा। तो अब सिंपल सा रहा, आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना, कितना हो जाएगा, m v/√2 एंड v² अपॉन 4g, या फिर इसको और सॉल्व करो, m v³ अपॉन
4√2g, ये आएगा आपका एंगुलर मोमेंटम। तो इस टाइप से आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना, और इसमें आई गेस किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट पता है तो नहीं होगा, आप डायरेक्टली इसी चैप्टर में जंप कर गए ना तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम होगी। इसीलिए बोलती हूँ स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स को कंप्लीट करो, स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, ताकि आपको, बिकॉज ये होता है ना जैसे अपन आगे वाले चैप्टर में जाते हैं ना, पीछे के कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट वो लेकर ही चलता है। ऐसा नहीं है कि पीछे गया खत्म अब उसको पढ़ना ही नहीं है, अब हम लोग नई चीज़ पे आगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पीछे वाली चीज़ें साथ में चलती रहेगी, इसलिए रिवीजन भी टाइम से टाइम ज़रूरी होता है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है, एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। चलो ठीक है, अभी हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम का, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम का, MVR बोल दो परपेंडिकुलर, या फिर बोल दो R क्रॉस P, कोई सा भी फॉर्मूला आप लोग ले लो। एक फॉर्मूला हमारे पास आता है L = I ओमेगा। कैसे आता है? एनालॉगी से। अभी तक हम लोग सारी चीज़ें एनालॉगी से पढ़ते हैं ना। हमारा जो लीनियर मोमेंटम था ना, वो क्या बोलता था? MV बोलता था। अब इसकी एनालॉगी लगाओ किसके लिए? रोटेशन मोशन के लिए। ट्रांसलेशन मोशन में P, रोटेशनल मोशन में L, M उसकी जगह I, V उसकी जगह ओमेगा। ये हो गया आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। एनालॉगी से आपके सारे फॉर्मूलाज निकल जाएंगे। ये फॉर्मूला नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ से ये फॉर्मूला आपका इजीली निकल जाएगा। तो L = I ओमेगा, वेयर L इज एंगुलर मोमेंटम, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा फॉर्मूला ये यूज़ में आने वाला है, जब आप लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे ना, तब यूज़ में आने वाला है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया विच इज़ L = I ओमेगा, ठीक है। अब देखो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रॉड है, इसको हमने यहाँ से हिंज कर दिया, यहाँ से ये पैक है। अब हमें निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के लिए, ठीक है। जहाँ से हिंज है ना, जहाँ से हमने इसको लॉक करा है, उसी के लिए निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे L? कैसे निकालोगे? सबसे पहले हमें चाहिए I, और हमें गिवन है कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओमेगा इज गिवन है, सिंबल जो है वो एज इट इज़। I निकालो। तो हमने पढ़ा कि जब हम लोग रॉड की बात करेंगे ना, जब हम लोग रॉड की बात करें तो रॉड के एक एंड पे, एक कॉर्नर पे, एक एंड पे जब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो उसकी वैल्यू आती थी I = ml²/3, वेयर L इज़ द हाइट एंड M इज़ द मास ऑफ द रॉड। तो हम लोग लिख सकते हैं L = what? ml²/3 × ओमेगा। और अगर इसी क्वेश्चन को हमको घुमा के पूछा कि नहीं, ये यहाँ से हिंज्ड है, लेकिन आपको जो एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना, वो सेंटर, इस पॉइंट के अक्रॉस निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो ये कितना हो जाएगा? L = I ओमेगा। और अब जब आप लोग सेंटर के लिए निकालते हैं ना, तब हमारे पास आता है ml²/12 आता था। तो ये हो जाएगा L = ml²/12 × ओमेगा। तो सिंपली सारा का सारा खेल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पॉइंट के अक्रॉस पता है ना, तो सिंपल ओमेगा से मल्टीप्लाई करना। ओमेगा निकालना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आई निकालना डिफिकल्ट टास्क है। ये तो मैंने इजी केसेस लिए, लेकिन ऐसे ऐसे केस आएंगे जहाँ पे आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। पूरे जो टॉपिक है ना, उसका कंक्लूजन ये है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ, द फर्स्ट थिंग इज़ कौन से पॉइंट के या फिर एक्सिस के अक्रॉस निकालो। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किस पॉइंट के लिए निकाल रहे हो, किस एक्सिस के लिए निकाल रहे हो। दूसरी चीज़, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट के अक्रॉस आपको पता होना चाहिए, और तभी निकलेगा। आप पूरा जनरल फॉर्म नहीं लगा सकते हो। आपको अगर पॉइंट गिवन है ना क्वेश्चन में कि ये वाला पॉइंट है, तो आपको उसी के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, उसी के अक्रॉस हमें क्या निकालना पड़ेगा? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो अगर ये दो चीज़ पता है ना, अगर दो चीज़ को अपने ध्यान से पढ़ लिया कि हाँ नहीं, इस पॉइंट के अक्रॉस निकालना और इस पॉइंट के अक्रॉस मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है, फिर तो कुछ भी काम नहीं, फिर तो सिंपल कैलकुलेशन का काम है, मैथमेटिक्स का काम है, विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो ठीक है, ये कुछ बेसिक्स थे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का। अब इसका जो आगे वाला जो वीडियो होगा ना, उसके अंदर हम लोग एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो टॉपिक रहेगा, मेनली वो टॉपिक रहेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, एडवांस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। सो द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर देंगे, और हम लोग ट्राई करेंगे कि उसका जो अगला एक लास्ट टॉपिक बचेगा प्योर रोलिंग मोशन का, वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी हो गया।
एंड डू लेट मी नो अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो, बिकॉज मैं खुद ट्राई करूँगी कि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ। अगर मैं किसी चीज़ में लैग कर रही हूँ कि नहीं मेरा ये तरीका सही नहीं था समझाने का, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑनेस्टली और अच्छे तरीके से। तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि मैं उसको चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। तो ठीक है, चलो आज की वीडियो के लिए काफ़ी हो गया एंड थैंक यू।